आप भी 12th कॉमर्स में हो और अकाउंट्स के सेक्शन बी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो कि सर थियरी नहीं आती है अकाउंट्स में, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। भाई बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया था, इतना ज्यादा कमेंट में प्यार न्योछावर कर दिया था कि मेरे को मजबूरन ये वीडियो अभी लेके आना पड़ा। बाकी में कभी भी सेक्शन ए और बी जनवरी 15 से पहले कभी नहीं बनाने वाला था, लेकिन कोई वादा नहीं बेटा, आ गया आपके लिए सेक्शन नंबर बी अकाउंट्स का। सर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, डिवाइड कर दूंगा टॉपिक वाइज, कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जिससे आपके इंस्टेंटली जो भी प्री बोर्ड आने वाले हैं, जो आपके स्कूल्स में एग्जाम हो रहे हैं, जो आपके कोचिंग्स में एग्जाम हो रहे हैं, उस सारे एग्जाम में भी आपको इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो भाई इंपैक्ट वाला कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है, कोई कंटेंट इन द गेस नहीं होगा, प्योर लिक्विड फॉर्म में कंटेंट जाएगा। इंपैक्ट प्लेयर की तरह इंपैक्ट कंटेंट दूंगा जो सीधे सीधा तुम्हारे रिजल्ट को 5 से 7 मार्क्स तक बूस्ट कर देगा। सर शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सर पहला टॉपिक जो हमारा था वो है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। सर पार्टनरशिप फॉर्म वाले पूरे के पूरे चैप्टर में से हमको रिकंस्ट्रक्शन, गुडविल, इंटरेस्ट वाले जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिए। सर पूरा कंटेंट तो ऑब्वियसली नहीं दूंगा, उसके लिए आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो इंस्टेंट एग्जाम आ रही है उनके लिए ये इंस्टेंट कुछ क्वेश्चंस है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो अभी की एग्जाम में ही आपका रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर आइए बताता हूं कौन सा। पहला क्वेश्चन, अंडर विच हेड ऑफ गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। अब जनरली लोग क्या करते हैं, खाली इतना लिख देते हैं, गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट असेट्स है, बट हमको लिखना होता है पूरा आंसर कैसे लिखते हैं वो भी सीख लो। गुडविल इज शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट असेट्स और इंटेंजिबल असेट। बेटा ये दोनों चीज लिखो, भले और है, तुम भी एग्जाम में ऐसा करो, असेट्स ब्रैकेट हटा दो और इंटेंजिबल असेट की साइड शो होता है। उससे क्या होता है पता है, टीचर को एक कॉन्फिडेंस आता है तुम पे। समझो, एक है विराट कोहली 6 मार रहा है, दूसरा विराट कोहली नो लुक 6 मार रहा है। सो क्या कॉन्फिडेंस आता होगा बंदे को, समझ रहे हो? तो तुम दोनों लिखो, टीचर को तुम्हारे कॉन्फिडेंस फील करा दो। आ जाओ सर सेकंड क्वेश्चन की और बहुत फास्ट अब वीडियो जाएगा यहां से। विच इज द अदर नेम नॉन ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर बहुत बार पूछते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर कॉमन सेंस लगाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट है उसमें से जो भी डिफरेंस अमाउंट है, या तो इंक्रीजिंग वैल्यू या तो डिक्रीजिंग वैल्यू, वही लिखते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रह गया, रट्टा मारने वाली बात नहीं थी, सिर्फ एडजस्टमेंट की वैल्यू लिखते हैं, इसलिए उसको एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है। ओके सर, वो गिव द शेयर इन गुडविल टू रिटर्निंग और डिसीड्स पार्टनर। जो भी पार्टनर जब रिटायर हो रहा है, या तो कोई पार्टनर बेचारा मर रहा है, या तो कुछ भी हो रहा है, तब कौन गुडविल देगा? कौन देगा? ऑब्वियस है सर, गुडविल कौन देगा? जो उस धंधे में है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। अगर ऐसे याद नहीं रहता, एक थियरी देता हूं सर, ऑलवेज जो गुडविल का जो हकदार होगा ना, वो होगा गेनर। जो उस गुडविल का लाभ उठा रहा है वो गुडविल की अमाउंट पे करेगा। अब गुडविल का लाभ किसने उठाया? यहाँ पे देखो, द रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गिव द शेयर ऑफ गुडविल टू रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर तो अपना हिस्सा छोड़ के चला जाएगा, तो जो पार्टनर्स अभी धंधे में एग्जिस्ट में है, वही पार्टनर उसकी वैल्यूएशन देगा। उसकी अगर बात करूं तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? बेटा सुपर प्रॉफिट का इक्वेशन लिखना था, लेकिन वर्ड्स में लिखना है। कई लोग सच में ऐसा लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस, बस उतना ही ऐड किया है, बाकी तो सब सेम ही था ना। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक्सेस मतलब क्या होता है, जब एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा होता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सर व्हाट इज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूट का मतलब ये होता है जब वो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिलके कुछ भी परिस्थितियों के साथ अपना जो ओल्ड रेशियो था उसके बदले कुछ न्यू रेशियो लाने की सोच रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा सर कब होता है, व्हाट इज मीनिंग? तो देखो मीनिंग लिखते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स द चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ये तो मैंने जानबूझ के बड़ा लिखा है, समझने के लिए आप है ना इस पूरे को लिख सकते हो पीएनएल शेयरिंग। पीएनएल लो, खत्म हो गया। लेकिन एग्जाम में पीएनएल नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स और द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
लो सर 2 चैप्टर के नाम लिखने, इतना तो कर ही दोगे ना। वापस एक बार डेफिनेशन देख लो। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मींस द चेंजेस in the profit and loss sharing ratio among the partner or admission of partner or retirement of a partner। लो सर, ये आपका डेफिनेशन हो गया। आप इसमें गप्पे मारते रहते हो, कहां जरूरत है गप्पे की। अब देखो ये if पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब जहां पे भी इफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमको वही सेंटेंस रिपीट कर देने का फिर बाद में आंसर में। एट व्हाट रेट इंटरेस्ट इज पेएबल, तो देखो ये जो लिखा ना एट व्हाट रेट, यहां पे हम लोग ऐसा कर देते हैं, खाली आंसर लिख देते हैं। सर हमको पता है कि एनुअल रेट कितना होता है, सबको पता होता है सर 6% देना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, बस 6% लिख दो। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट इज पेएबल एट 6%। लो सर हो गया। पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट ऑफ द पेएबल इन द रिटायरिंग पार्टनर्स, खत्म। लो सर सिर्फ 6% लिख के आ जाओगे ना, कोई मार्क्स नहीं देगा यार, तुम्हारी दिक्कत ही वही, इतने आलसी क्यों हो तुम, सिर्फ 6% लिख के आ जाते हो। पूरा लिखो, पूरा यही क्वेश्चंस देखोगे ना, इतनी बड़ी स्माइल आएगी तुम्हारे मुंह पे भी। आओ, व्हाट इज गुडविल, बच्चे बच्चे को पता होता है। गुडविल इज द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। सर ये एक दूसरी डेफिनेशन थी, आप अपनी डेफिनेशन लिखो ना। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट शोज द वैल्यू कहां पे, फर्म की प्रेस्टीज कहां दिखेगी, इन द मार्केट, राइट, इट्स कॉल्ड गुडविल। आगे बढ़ते बेटा। Where addition in general reserve is recorded, जनरल रिजर्व के अंदर एडिशंस कब रिकॉर्ड होते हैं, कब होते हैं भाई, एडिशन इन जनरल रिजर्व इज रिकॉर्डेड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट। सर ये हमको बेसिकली पता है कि हमने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, उसके अंदर जो लायबिलिटी साइड है, तो बस वो लायबिलिटी साइड हमको यहाँ पे याद रखनी थी, उसी के अकॉर्डिंग तुमको मिल गया। देखो रिजर्व एंड सरप्लस वाली चीज आती है बैलेंस शीट में, वहां पे हम रिजर्व्स लिखेंगे। ओके सर, नेक्स्ट, हाउ इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसा होगा, देखो ध्यान से। द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दैट मीन डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। यानी कि हम इसको बोल देते हैं जो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है ना, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल, अब जब भी एडमिशन वगैरह करते हो तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस आता है उसको कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सर उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बता दो, पढ़ लो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिफर्स टू द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, ब्रेकअप, इसलिए तो बोला पढ़ लो, ये तो तुमको पता ही होगा ना। क्या बोला, रिफर्स टू द end of the relationship between you and her, relationship or him also ना, all the partners of the firm। अब अगर ट्राइंगल होगा तो सबके बीच में टूट गया तो भी हो सकता है भाई डिसोल्यूशन, ठीक है तुम्हारा। लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन कब होगा, जब उनके और उनके पार्टनर के बीच के अंदर जितने भी रिलेशन थे वो सब टूट जाए, तो सर ये बनेगा। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज करता हूं सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से कई बार थियरी आती है अच्छी खासी, ठीक है, कई बार हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो लोग, इसलिए हम अभी पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू करते हैं। देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग याद ही रखना पड़ेगा, कैसे रखोगे। रियलाइजेशन अकाउंट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये तो पहली बात थी, ये मैंने तुमको है ना एमसीक्यू भी इसमें डाल दिए। एमसीक्यू पूछेगा रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बेटा नॉमिनल अकाउंट है। प्रीपेड एट द, कब बनाया जाता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट वो क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। वो कब बनता है, जो पार्टनर्स को, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व होती है, तब उनके रिगार्डिंग जितनी भी असेट है या लायबिलिटीज है, उनकी रिसिप्ट और उनके पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। ये इंग्लिश था, मैंने जो बोला हिंदी था। अब दोनों में से जो मजा है देख लेना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉलंटरी डिसोल्यूशन, वॉलंटरी ब्रेकअप। देख अपने दोनों का सेट नहीं हो रहा, अभी है ना एक जस्ट एक वेब सीरीज का मैंने रील देखा था, सिंगल पापा, ठीक है, उसके अंदर भी ये होता है, दोनों का सेट नहीं होता, क्योंकि ये जो मेन कैरेक्टर होता है उसको चाहिए होता है बच्चा, अब जो फीमेल कैरेक्टर है उसकी वाइफ उसको नहीं चाहिए, तुम दोनों ने म्यूचुअली क्या कर दिया, डिवोर्स ले लिया।
बस उसी तरीके से ये हो गया वॉलंटरी डिसोल्यूशन, जहां पे पार्टनर अपनी इच्छा से, व्हेन द पार्टनर्स अनैनिमसली डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म बाय एग्रीमेंट, बोले खत्म कर देते यार रिलेशन, शांति रहेगा, ठीक है। और ये बात अकाउंट्स के लिए नहीं थी। Who has to bear the dissolution expense at the time of dissolution of a firm? जब भी पार्टनरशिप अलग होती है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं, तब ये एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? आओ सर, फर्म हैज बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कंपनी खुद वो एक्सपेंसेस बियर करेगी, ठीक है, याद रहेगा। ओके सर, स्टेट द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन एंड द पार्टनरशिप फॉर्म। सर कितनी मेथड्स है? यहाँ पे लोग क्या करते हैं पता है, मेथड लिखने शुरू कर देते, अरे भाई क्यों लिख रहे, लिख देना 2 3 5 कितनी है, देयर आर 3 मेथड्स, लो खत्म आंसर अपना, 3 ही मेथड है बेटा डिसोल्यूशन की, उससे ज्यादा मेथड्स नहीं है। ओके, विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बेटा जब आप फर्म को डिसोल्व कर रहे हो, कंपनी को नस्तो नाबूद कर रहे हो, सबसे पहले आप किसको पे करोगे? आप पे करोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी थी बेटा? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी आपके फर्म की। किसकी थी? फर्म की। अब जब तक आप फर्म का खर्चा पे नहीं करोगे तब तक आप और कुछ कर पाओगे नहीं, ठीक है। चलो याद रखना, ये आगे बढ़ते हैं। सर अब नया हेडिंग आ गया कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट शेयर डिबेंचर में से काफी सारी थियरी पूछते हैं, तो हम देख लेते हैं क्या थियरी थी। व्हाट इज मेंट बाय शेयर फॉरफीचर? शेयर फॉरफीचर क्या होता है? सर यही तो टॉपिक है सर जो हमको वैसे भी नहीं आता, आप खामों का पूछ पूछ के हैरान करते हो। देखो, शेयर फॉरफीचर इज द कंपल्सरी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स बाय द शेयर होल्डर। कंपनी शेयर फॉरफीचर जो है वो कंपनी करती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट्स नहीं भरी होती है। ओके, उसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 व्हाट ड्यूरेशन अ कंपनी इश्यू डिबेंचर, कौन सी ड्यूरेशन के बाद कर सकते हैं? मैक्सिमम ड्यूरेशन जो उनकी होती है वो होती है 10 इयर्स, ठीक है, 10 साल के बाद आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर क्या है? बोले सर हम तो ये चैप्टर स्किप करेंगे लेकिन थियरी तो पढ़ोगे, तो पढ़ो। डिबेंचर क्या होता है? एक बेटा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इश्यू करती है एक्नॉलेजिंग अ डेट, ठीक है, कि हमारा एक उधार है, डेट है, कर्जा है, वो हम आपके पास से ले रहे हैं। उसके अंदर अंदर डिफरेंट टाइप्स भी है डिबेंचर्स के। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, डिबेंचर डिस्काउंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन face value and debenture lower price at which it is issued। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है और मैंने किसी को 90 रुपीज पे डिबेंचर दे दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 रुपए का डिबेंचर था, मैंने 90 पे दे दिया, तो ये जो बीच के जो ये 10 रुपए आप देख रहे हो, ये 10 रुपए हो गया डिबेंचर का डिस्काउंट। आगे बढ़े। अंडर विच हेड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको हम बोलते हैं क्या? एसपीआर, या एसपीडी नहीं, एसपीआर अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कहां पे अपीयर होता है? तो देखो, द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट्स अपीयर्स अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई ज्यादा लोड नहीं देने का, ये इससे पहले भी हमने एक बार देख लिया था, ठीक है। किसी भी तरह का रिजर्व होगा, सरप्लस होगा, फंड होगा, सब अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा। डिबेंचर होल्डर कौन है? जिन्होंने, वो पर्सन जो लॉन्ड मनी टू द कंपनी, जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं कंपनी को रुपए देके, वो सारे के सारे जीवित पुरुष या मनुष्य ही डिबेंचर होल्डर होता है। व्हाट इज रेशियो? सर यहाँ पे नया क्वेश्चन चालू करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशियोज एंड कैश फ्लो से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सम करो ना करो, थियरी तो करनी ही पड़ती है। आओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो इज अ मैथमेटिकल टूल दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल। सर ये भी क्या बताता है? रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। मान लो वो डेप्थ हो सकता है, वो इक्विटी हो सकता है, वो करंट असेट हो सकता है, वो करंट लायबिलिटी हो सकता है। कोई भी दो वेरिएबल होंगे, उनके बीच का जो रिलेशन बताता है वो काम रेशियो करता है।
अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है द एबिलिटी टू द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी कि अगर आपको कोई भी जगह अचानक से कोई खर्चा आ जाए और आपके पास उसके लिए अगर सुफिशिएंट फंड अवेलेबल है, बस इसी को हम बोल देते हैं लिक्विडिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? लिक्विडिटी बोलते हैं। ओके सर, उसके बाद आते हैं विच रेशियो इज एफिशिएंसी मेजर्ड। तो भाई ये याद रख लो, टर्नओवर रेशियो जितने भी दिए हुए हैं, जितने भी रेशियो आपके टर्नओवर के दिए हुए हैं, जैसे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वो सारे के सारे एफिशिएंसी मेजर करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स? इसको आप लोग बोलते हो कोग्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो यहाँ पे इक्वेशन मत लिख देना खाली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिफाइंड एज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोले सर इसने भी तो इक्वेशन लिखी। बेटा इक्वेशन नहीं लिखी, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिफाइंड, इतना थियरी लिखा और इक्वेशन भी वर्टिकल लिखा है। तुम उसको ऐसा वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लिखा है, तुम इसी चीज को ऐसे लिखोगे ऊपर, हाँ, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डीई माइनस क्लोजिंग, लो हो गया सर, सही तो लिखा हमने। इसमें क्या फर्क है? 19-20 का नहीं, इसमें और इसमें 19-20 का फर्क है। वो मीम देखा है ना, इसमें और इसमें 19 लाख का फर्क है सर। देखो ऐसा लिख के तुम आते हो फिर मांगते हो 1 मार्क्स, ऐसा लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? जहां पे कैश फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल्स द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। जनरली 1 ईयर के लिए हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं, जहां पे हमको ये पता चलता है कि कैश ने कितना फ्लो किया, कहां से फ्लो किया, कहां आया, कहां गया, वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है। कैश फ्लो के बारे में हनी सिंह ने भी बीच में गाना निकाला था कुछ, कहां से आई है कहां तो जाएगी, ठीक है। वो भी बस ये कैश फ्लो का ही था कि कहां से कितना कैश आया है, कहां से कितना कैश जाएगा, वो सब कैश फ्लो ही दिखाता है। ओके, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? अब जो सीधा गोल्ड डिगर होता है, गोल्ड डिगर सुना होगा कहीं पे तुमने, वो सब लोग कैश है। अब गोल्ड डिगर के पास जो जो चीज है वो सब कैश इक्विवेलेंट है। अब मैं तुमको अकाउंट की लैंग्वेज में बताता हूं। कैश ऑन हैंड, ठीक है, मतलब जो हाथ में रोकड़ा पड़ा है तुम्हारे, होगा मेरे पास भी थोड़ा बहुत, अकाउंट्स वाले सर होते हैं ना हम लोग, देखो थोड़ा बहुत रखते हैं जेब में। इंक्लूड ऑन डिमांड डिपॉजिट्स एंड हाईली लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये या तो कैश है या तो कैश इक्विवेलेंट है। हाथ पे पास आपके पास जो रोकड़ा पड़ा है, देखो ये याद है, कचरा से ड्यू करके बोल देता है हाँ 30,000 है ऐसा। तो ये जो हाथ में रोकड़ा है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। क्यों भाई? अभी के अभी मैं जाऊंगा एक अच्छा सा माइक खरीदना है, खरीद के आ जाऊंगा, कुछ भी चीजें चाहिए मेरे को इंस्टेंटली मिलेगी। अच्छा, आइदर मेरे पास कोई गोल्ड होना चाहिए जिसको जैसे ज्वेलरी को दूं मुझे तुरंत रोकड़ा दे दे, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा होता है आपके पास कोई ऐसी एसेट्स है जिसको आप रातों रात या तो विद इन 2 to 3 इयर्स आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया ये। व्हाट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे ही है लेकिन तुमको लिखना नहीं आता इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे लिखेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, तुम सीख लो लिखना, दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। क्या बोला? रिजल्ट इन द चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से जो ओनर है उसका फाइनेंशियल स्टेटस हिल जाए। अब ये जो हिला हुआ स्टेटस है या तो बोरो में हिलेगा या तो कैपिटल में हिलेगा, ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप आप समझ रहे होंगे। फॉर विच एक्टिविटी अंडरराइटिंग कमीशन पेड इज कंसिडर्ड? सर अंडरराइटिंग कमीशन हम पे करेंगे तो उससे क्या होगा? सर अभी तो बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी क्योंकि उससे हमारे रुपए जाएंगे, ठीक है। कैपिटल या तो बोरोइंग में कभी भी हलचल आती है, मतलब समझ लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी तुम्हारी। टू विच एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज रिकॉर्डेड? देखो भाई आप कौन सी एक्टिविटी ऐसी करते हो
जिससे आपका रिकॉर्डेड बैंक ओवरड्राफ्ट या तो बढ़ता है या तो कम होता है। मैंने पहले ही बोला, रुपए की बात आ रही है, कचरा शेड को याद करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख देने का, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस तो ही सर हिलेगा, बाकी कुछ हिलता ही नहीं है यहाँ पे। बस ये वीडियो यहाँ तक ही कनेक्ट करना है। ये रहा है क्यूट सा इंसान, ठीक है, उसके फॉलो ये स्क्रीनशॉट पुराना है, वैसे ज्यादा कुछ बड़े नहीं है, इतने ही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, कमेंट करते रहिए, साथ में रहिए, बताते रहिए सर ये चीजें चाहिए, आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी तुमने बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, एडिटिंग में गया है, आज रात तक अप्रोक्सीमेटली तो अपलोड हो ही जाएगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।